मेडिटेरेनियन सी वो समंदर है जिससे हम इंसानों की ज़्यादातर नोन हिस्ट्री मुंसलिक है। एंड इसी समंदर के अंदर एक छोटा सा आइलैंड है जिसको साइप्रस कहते हैं। इस वक्त मैं नॉर्थ साइप्रस में मौजूद हूँ जो कि टर्किश साइड पे आता है। इस आइलैंड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा टर्की के पास है और दूसरा हिस्सा ग्रीस के पास है। तो जो मॉडर्न डे साइप्रस है उसको कैरिनिया कहा करते थे और इसकी पॉपुलेशन के ट्रेसेस डेट बैक करते हैं 10th सेंचुरी BC तक, यानी कि इतनी पुरानी सिविलाइजेशन यहाँ पे है। और अगर आप ग्रीक ट्रेसेस की बात करें तो 7th सेंचुरी BC तक ग्रीक ट्रेसेस एक्सकेवेशंस के दौरान यहाँ पे हमें मिले। गो के ये ग्रीक सिटी था लेकिन इसको रोमन्स के अंडर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में कन्वर्ट किया गया था। तो 7th सेंचुरी AD में यहाँ पे एक कैसल बनाया गया था, गिरने कैसल, और इसका प्राइमरी पर्पज़ ये था कि उस वक्त इस्लाम नया दुनिया में आया था और वो अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड कर रहे थे। तो मुसलमानों के हमले के खौफ से यहाँ पे इन लोगों ने ये कैसल बनाया था ताकि अपने आप को ये लोग डिफेंड कर सकें। तो जब से बाइजेंटीनियंस ने एक कैसल बनाया तब से लेके अगर हिस्ट्री की टाइमलाइन देखी जाए तो पहला मेजर इवेंट जो कि रिकॉल किया जा सकता है इस कैसल को लेके वो ये कि 1187 में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फ्रेंच क्रूसेडर्स के ख़िलाफ़ जंग जीत के जेरूशलम फ़तह किया था। तो फ्रेंच क्रूसेडर्स जंग हारने के बाद मदद मांगने इंग्लैंड के किंग के पास गए थे और इंग्लैंड का किंग रिचर्ड I उस वक्त 3rd क्रूसेड के लिए इंग्लैंड से निकला था जेरूशलम जाने की तरफ मुसलमानों से लड़ने के लिए। तो जब वो जेरूशलम जा रहा था तो रास्ते में उसने ये किला फतह किया था। तो किंग रिचर्ड I ने कुछ अरसा अपने पास ये आइलैंड रखने के बाद इसको बेच दिया नाइट्स टेम्पलर को, जो कि इस पर कंट्रोल बरकरार नहीं रख सके रिवोल्ट्स की वजह से। एंड उसके बाद ये आइलैंड बेचा गया गाय डी लुसिग्नन, जो कि फॉर्मर किंग था जेरूशलम का, जो कि एक्चुअल में फ्रेंच था लेकिन वो सलाहुद्दीन अयूबी से जंग हारा हुआ था। वहाँ से उसकी हुकूमत का आगाज़ हुआ जो कि साइप्रस पे 300 साल उसने हुकूमत की। उस दौरान यहाँ पे काफ़ी अटैक्स इस कैसल पे होते रहे। तो साइप्रस पे बहुत सारे हमले हुए और हमला करने वालों में से एक जियोनीज़ भी थे। जियोनीज़ वो पायरेट्स थे जिन्होंने मदद की थी बाइजेंटीनियन एम्पायर की तब जब ऑटोमन्स ने हमला किया था 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पे, इस्तांबुल पे जब हमला किया था तो उसको डिफेंड करने में बाइजेंटीनियंस की मदद की थी जियोनीज़ फ्लीट ने। ये वो पायरेट्स थे। उसके बाद यहाँ पे वेनेशियंस भी आ गए थे जो कि वेस्ट यूरोप के लोग थे और ऑटोमन्स ने भी इस इलाके में हुकूमत की। फिर ऑफ कोर्स ब्रिटिश भी आए और इन द एंड 1974 में टर्की ने इस जगह का टेक ओवर कर लिया था, यहाँ पे इन्वेजन की थी। एंड उस पॉइंट से लेके अब तक इस जगह को डिस्प्यूटेड कहा जाता है। ये पूरा एक आइलैंड है जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है, आधा टर्की के पास है, आधा मॉडर्न डे ग्रीस के पास है। तो जो टर्की वाली साइड पे साइप्रस है जिसको नॉर्थ साइप्रस कहते हैं उसको यूरोपियन कंट्रीज़ रिकग्नाइज़ नहीं करते। इसीलिए जब आप गूगल करते हैं इस कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन तो ज़्यादातर साइप्रस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बट नॉर्थ साइप्रस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। One island If you passport. apply for it, then you're entitled to that. हाँ, So it's Yeah, if just, you're born it's, here. It's so life is easy. No, life is tough. We're working hard. It's not that easy. Everybody's working hard. Working hard. अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे आपको मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का स्टैचू नज़र आ रहा है। मैं नॉर्थ साइप्रस में हूँ इस टाइम पे, तो ये एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है। लेकिन ये एक डिस्प्यूटेड लैंड है, आधा आइलैंड ग्रीस के पास है, आधा आइलैंड टर्की के पास है। जो टर्की के पास नॉर्थ साइप्रस का पार्ट है उसको यूरोप रिकग्नाइज़ नहीं करता, जैसे पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं करता।
तो जब आप गूगल करें नॉर्थ साइप्रस का फ्लैग सर्च करें तो आपको एक वाइट फ्लैग मिलेगा जिसके ऊपर ग्रीक सिंबल बना हुआ है जो वो सर के ऊपर पहना करते थे। तो यहाँ पे जो टर्किश साइप्रस का जो फ्लैग है ना वो टोटली डिफरेंट है, उसके ऊपर उसी तरह मुसलमानों का चांद सितारा बना हुआ है, लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, इस चीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता। तो ये आप लोगों के लिए एक नई बात हो सकती है। तो अगर आपको हिस्ट्री का शौक़ है और आप गिरने कैसल के अलावा साइप्रस में कोई जगह विज़िट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक एंशेंट ओपन एयर आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसका नाम सलामिस है। एक एंशेंट सिटी के ट्रेसेस हैं, आप वो विज़िट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो फामागुस्टा के नाम से एक और एंशेंट सिटी है, आप लोग वो भी विज़िट कर सकते हैं। 2-3 चर्च भी हैं यहाँ पे काफ़ी फेमस, वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। एंड नाइट लाइफ तो यहाँ पे बहुत अच्छी है ही यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा यूरोपियंस आते हैं। बोट टूर्स यहाँ पे होते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। बीचेस यहाँ पे बहुत खूबसूरत हैं। छोटी डेस्टिनेशन है साइप्रस। अगर आप प्लान कर रहे हैं इस जगह का विज़िट करने का तो आई थिंक आप 3 से 4 दिन के अंदर आप ये सारा आप कवर कर लेते हैं। भी इंटरेक्शन अभी तक हुआ है लोकल्स के साथ, दे आर सुपर फ्रेंडली। और पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आते नहीं हैं, यूरोप से ज़्यादा आते हैं। और वैसे ये कंट्री ओवरऑल ना काफ़ी महंगा है अगर आप कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज से। निकोशिया यहाँ का कैपिटल है और जो टर्किश साइड पे नॉर्थ साइप्रस है वहाँ पे करेंसी लीरा ही चलती है, टर्किश लीरा ही यहाँ पे चलता है। एंड ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत महंगी है, पेट्रोल यहाँ पे बहुत महंगा है। होटल्स ऑन एवरेज आपको अराउंड 1200-1300 लीरा पर नाइट पे आपको रूम मिल जाता है। और सबसे सस्ती जो चीज़ यहाँ पे मिलती है वो है शराब। अल्कोहल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, उस पर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं है। यूरोप से आई थिंक 80-90% लोग टूरिस्ट जो हैं वो यूरोप से ही आते हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ परफेक्टली सूटेड फॉर देम के सी साइड पे मरीना में भी वो एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बीचेस भी हैं, वहाँ पे जाके वो बिल्कुल रिलैक्स करते हैं और अल्कोहल पार्टीज़ और सारा कुछ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है जिसके ट्रेसेस मिलते हैं हमें 10th सेंचुरी BC तक। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कौमें हुकूमत कर चुकी हैं, है भी बिल्कुल मेडिटेरेनियन के साथ। तो इस समंदर के नसीब में शायद अल्लाह ने इस तरह भी लिखा है, यहीं पे सारा कुछ हुआ है जो हमें हिस्ट्री में बताया गया। इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि पाकिस्तान को यहाँ एंट्री करने के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे एंट्री करना इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड लैंड है। तो यहाँ पे हर चीज़ क्रॉस वेरीफाई होती है और बहुत डिटेल तरीके से परखा जाता है सारे लोगों को जो भी यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो इट हेल्प्स अगर आपके पास वैलिड वीज़ा हो टर्की का, यूरोप का, USA का, UK का, या फिर आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री हो, तो फिर ये चीज़ आपके केस में हेल्प करती है। बट यहाँ पे इमिग्रेशन पे बहुत सख्त रूल्स हैं।